हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं अमर जायसवाल आपका अपने इस चैनल ऑफिसर सेकेंड ईयर पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, एग्ज़ामों का मेला आ चुका है। कई सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं लाइक एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और आप लोगों को बस इस पर सिलेक्शन लेना ही लेना है। और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पे जब तक सारे एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं तब तक मैं प्रैक्टिस सेट चलाता रहूँगा। ट्राई करूँगा कि ऑन डेली बेसिस मैं प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँ, ठीक है? और इसमें जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही मैं कुछ क्वेश्चंस को बनाता हूँ, न्यू क्रिएट करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग चाहो तो देख सकते हो, प्रीवियस भी मैंने कुछ-कुछ वीडियोज़ बनाए हैं इस पे और आज भी मैं 20 क्वेश्चन का एक सेट लाया हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, बिना वक़्त गवाए हुए सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज़ अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में कह रहा है रुपीज़ 372 इज़ डिवाइडेड इंटू 6 पर्सन्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ 6 पर्सन है। इसमें 372 रुपीज़ डिवाइड किया गया है इन सच ए वे दैट द शेयर ऑफ ई जो है वो 32 मोर देन शेयर ऑफ ए। मतलब ए के शेयर से कितना ज़्यादा है? 32। ओके। एंड एंड इन एंड देयर शेयर्स आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इनका शेयर जो है ना वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इट मीन्स अगर ए को ए रुपया मिला होगा तो बी को मिला होगा ए प्लस डी, सी को मिला होगा ए प्लस 2 डी, डी को मिला होगा ए प्लस 3 डी, ई को मिला होगा ए प्लस 4 डी एंड एफ को मिला होगा ए प्लस 5 डी। ठीक है। तो अगर मैं ई का देखूं और ए के बीच का डिफरेंस फाइंड करूं तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 डी, क्योंकि ए तो दोनों में कॉमन है। अगर हम लोग ए प्लस 4 डी में से ए सेपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा? 4 डी। और 4 डी का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 32। इट मीन्स डी बराबर क्या आ गया हमारा? 8। डी अगर 8 आ गया तो हमें बस ए फाइंड करना है। और पूछा क्या है ये देख लेते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ सी। शेयर ऑफ सी मतलब ए प्लस 2 डी निकालना है, तो डी तो हमें मालूम है, बस ए फाइंड करना है। एक चीज और हमें गिवन है, ये टोटल अमाउंट जो है क्या है? 372। 372 क्या होगा? इन सब के शेयर का सम। तो अगर इन सबको ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा? देखो ए कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6, 6 ए प्लस अगर डी वाले पार्ट को ऐड किया जाए तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 डी। और ये कितना गिवन है? 372। तो 6 ए प्लस 15 8 120 डायरेक्टली लिख सकते हैं। डी का वैल्यू 8 हम लोग यहाँ फाइंड कर चुके हैं, राइट? तो ये कितना आ गया? 372। तो 6 ए इज इक्वल टू 152। तो ए इज इक्वल टू 15 8 120। ठीक है ना? तो सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, 12 में से 5 गया, 3 में से गया, 252 आएगा, राइट? 252। अब ए से डिवाइड करते हैं तो 6 चौके 24 एंड 6 दूना 12 42, ए 42 आ गया। तो सी का शेयर क्या होगा? सी का शेयर है ए प्लस 2 डी, राइट? तो ए हमारा कितना हो गया? 42 प्लस 2 इंटू 8, 42 प्लस 10 52 6 58, दैट इज 58। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो ट्रेन है, एक का लेंथ है 90 मीटर एंड दूसरे का जो लेंथ है वो है 80 मीटर। ठीक है। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। एक इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में 51 सेकेंड लगता है। टाइम टू क्रॉस ईच अदर इज 51 सेकेंड, राइट? तो पूछ रहा है रिलेटिव स्पीड क्या होगा वन ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? अगर हम लोग एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड फाइंड करते हैं तो उस केस में जो टोटल डिस्टेंस होता है दोनों के लेंथ का सम होता है, दैट इज 170 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम हमें कितना लगा? 51 सेकेंड। तो ये सॉरी, तो 17 या 51, तो ये कितना आ गया? 10/3। 10/3 मीटर पर सेकेंड आया, लेकिन हमारा ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमारा क्या है? किलोमीटर पर आवर में है।
तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट। तो 5 दूनी 10 और 3 छके 18, 6 दूना 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड होगा एक ट्रेन का दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 1,2, 2,5 एंड 5,1। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या होता है मैं वो लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, अगर इसको हम लोग x1 y1 माने, इसे x2 y2 माने और इसे x3 y3 माने, तो वैसे कंडीशन में फॉर्मूला जो होता है हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, राइट। तो ये फॉर्मूला है। दूसरा तरीका है कि हम लोग ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो अगर आपको मॉड आपने पढ़ा होगा मॉडुलस, तो उसका यूज कर सकते हो। मॉड में क्या होता है, दो दो टर्म का हम लोग मॉड लिखेंगे, जैसे 1 2 हो गया, 2 5 हो गया, फिर प्लस का साइन देंगे, ये 2 5 लिखेंगे, फिर यहाँ 5 1 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ 5 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 और 2 लिखेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे घेर देंगे मॉड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 जब 5, इसका रूल होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना। 5 1 जब 5 माइनस 2 2 जब 4, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस, यहाँ देखो 1 2 जब 2 माइनस 5 5 जब 25, दैट इज माइनस 23 प्लस, ये कितना हो गया 5 2 जब 10, 10 माइनस 1 9। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 23 तो माइनस 13 आ जाएगा। और ये मॉड जो है निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, दैट इज ये 13/2 हमारा राइट आंसर होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेम यही प्रोसेस आप इसमें वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू 7 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर। सो गिवन क्या है उसे एक बार हम लोग लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 7 भी है ना, 7 को उधर लिख लेंगे, ओके, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस 7, 7 इधर ऐड करो, बात एक ही है। ये साइन स्क्वायर तो ऐसे रह जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 7, और 1 बाय सेक थीटा हमारा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये 1 बाय सेक स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7। और ये फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 प्लस 7 8। इट मीन्स y का जो वैल्यू हमारा आया वो 8 आया, तो y स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 64। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है रमेश एंड राहुल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14 days एंड रमेश अलोन कैन डू दिस वर्क इन 70 days। इन हाउ मेनी डेज राहुल अलोन कैन डू दिस वर्क, मतलब कह रहा है कि रमेश एंड राहुल, ठीक है, दोनों मिलके 14 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, और रमेश जो है वो अकेला उसे 70 दिन में करता है। तो राहुल उसे अकेले कितने दिन में करेगा, तो हम लोग टोटल वर्क जो मान लेते हैं ना वो 70 मान लेते हैं। 14 और 70 का एलसीएम 70 ही होगा, टोटल वर्क हम लोग क्या ले लिए 70। अब इफिशियंसी निकालेगा राम और राहुल दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी, तो वो कितना आ जाएगा 5, 14 पंचे 70, और राम का इफिशियंसी क्या आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 70 दैट इज 1, ठीक है, दोनों का इफिशियंसी मालूम चल गया। तो राहुल का इफिशियंसी निकालने के लिए अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो राहुल का एफिशिएंसी आएगा, इधर सब्ट्रैक्ट करना पड़ा तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 4। इसीलिए राहुल इसे कितने दिन में करेगा, तो टोटल डेज टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ राहुल दैट इज 4, ये कितना आ गया 35/2, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना
मतलब हमारा प्रिंसिपल गिवन है कितना है 51200। रेट हमारा क्या गिवन है 75%। कंपाउंडेड सेमी एनुअली में रेट हमारा क्या होता है हाफ। रेट हमारा क्या हो जाएगा हाफ 75/2%। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे पास क्या आएगा 3/8। मतलब आर बराबर हमारा क्या आ गया 3/8। और टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 ईयर्स। तो जैसे ही अगर रेट हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है अर्धवार्षिक होता है तो टाइम जो होता है हमारा दुगुना हो जाता है। तो टाइम हम 3 ईयर लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे 3 ईयर। तो इसका सबसे अच्छा रूल क्या होता है हमारा कि इस जो हमारा रेट का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसके डिनोमिनेटर का क्यूब कर देना चाहिए। क्यूब हम लोग क्यों कर रहे हैं क्योंकि टाइम हम लोग 3 ईयर ले रहे हैं ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम 2 ईयर रहता तो हम लोग रेट के डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते दैट इज 8 का स्क्वायर 64 ठीक है। तो 8 का क्यूब हमारा क्या होता है 512। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल हम लोग 512 को ही मान लेते हैं। अब अगर हम लोग फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करें तो वो कैसे आएगा इसको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 को अगर इसे मल्टीप्लाई करें 64 3 से कितना होता है 192। यहाँ पे हमारा 192 हो जाएगा। दूसरे ईयर के लिए अगर हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करें तो पहले 512 पे 3/8 ये हो जाएगा 192। फिर 192 का 3/8 तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16 8 32 24 24 13 72 दैट इज 72। नेक्स्ट तीसरे साल में सबसे पहले 512 पे लगेगा 3/8 तो 192। फिर 192 पे लगेगा तो ये 72 लगेगा। फिर 192 पे लगेगा ये वाले 192 पे तो फिर 72 आ जाएगा। फिर इस 72 पे अगर हम लोग 3/8% निकालते हैं तो ये आएगा 9 या 27 ठीक है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या आ जाएगा ये वाला पार्ट राइट। तो अगर हम लोग इसे ऐड करते हैं तो ऐड करने से कितना आ जाएगा 72 × 3 + 27 तो ये कितना आ गया 6 216 + 27 दैट इज 733 बाकी एक 2 1 3 1 4 और 243 ठीक है। सही क्या है रेट और सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये पूरा होगा ना। ये हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट होता है प्लस 192 इंटू थ्री 192 इंटू थ्री करें 3 2 जा 6 576 मतलब 576 को ऐड करना पड़ेगा। तो 6 3 9 7 4 11 एक बाकी एक 5 2 7 1 8 819। अब देखो हमारा प्रिंसिपल था क्या गिवन 51200 मतलब हम लोग ने माना था प्रिंसिपल 512 को और वो इक्वल किसके था 51200। तो एक यूनिट किसके इक्वल होगा 100 के इक्वल। और 819 यूनिट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा 81900। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है अमित बॉट साइकिल एट 20% डिस्काउंट ठीक है। अमित जो है 20% डिस्काउंट पे एक साइकिल खरीदता है। इसका लिस्ट प्राइस एक्स है। ये लिस्ट प्राइस है इसका एक्स ठीक है। और 20% डिस्काउंट पे मान लो कि उसका जो लिस्ट प्राइस था वो 100 था ठीक है। और वो उसे 80 यूनिट पे खरीदता है क्योंकि 20% उसे क्या मिला है डिस्काउंट मिला है ठीक है। और इस पे वो 400 रुपये इन्वेस्ट करता है डेकोरेशन पे एंड फाइनली सोल्ड करता है जिसपे उसे 20% का प्रॉफिट होता है। कितने का होता है 20% प्रॉफिट मतलब 6/5। 20% का प्रॉफिट है ना तो 120% करेंगे 120% क्या होता है 6/5। तो ये 5 क्या शो कर रहा है उसका कॉस्ट प्राइस और ये 6 क्या शो कर रहा है उसका सेलिंग प्राइस। और फिर से उसे वो जो सोल्ड करता है ना वो एक्स रुपए में ही सोल्ड करता है जितना उतना लिस्ट प्राइस होता है उतना पे ही सोल्ड करता है ठीक है। इट मीन्स वो उसे 100 पे ही सोल्ड करता है क्योंकि 100 पे उसे खरीदा तो 100 पे ही सोल्ड करेगा ऐसा मान के चले हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 यूनिट का हो रहा है ना। और ये 6 किसके इक्वल होगा 100 के इक्वल। तो ये 106 यूनिट जो है ये किसके इक्वल है 100 के इक्वल। ठीक है ओके। तो ये 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 100/6 के इक्वल राइट। अब यहाँ देखो
इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, ये हमारा एसपी है, ये हमारा टोटल सीपी। अगर इन दोनों का डिफरेंस कर दिया जाएगा 20 माइनस 400, ये 20 यूनिट है माइनस 400, और ये किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 100/6, राइट। अब देखो ये 20 यूनिट माइनस 100/6 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 400 के इक्वल, और इसे सब्ट्रैक्ट अगर किया जाए तो कितना आ जाएगा, 20/6 यूनिट इज इक्वल टू 400। तो ये 20 बिसाए 400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 120, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 12,000। मतलब इसका जो लिस्ट प्राइस है वो क्या है 12,000। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें गिवन है 10⁴ थीटा प्लस 10³ थीटा इज इक्वल टू 3, और इसमें वैल्यू फाइंड करना है sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा। तो इसे बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, इसमें से हम लोग tan² थीटा को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, tan² थीटा जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया tan² थीटा प्लस ये क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, ये तो 3 हमारा पहले से गिवन है। अब इस tan² थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा माइनस 1, और ये tan² थीटा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा, जो हम लोग को पता है फॉर्मूला एक होता है क्या, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे tan² थीटा निकालेंगे तो sec² थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और tan² थीटा प्लस 1 हो जाएगा sec² थीटा। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा इज इक्वल टू 3। सो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें कह रहा है पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 4 फ्रेंड्स एंड द शेयर ऑफ 3 फ्रेंड्स आर 1/6, 1/12 और 1/8। मान लो टोटल पिज्जा 1 यूनिट है, और 3 फ्रेंड का जो शेयर है वो ये तीनों है, तो चौथे फ्रेंड का शेयर क्या होगा, इन तीनों को ऐड करके 1 से सेपरेट कर दिया करो। अगर इसे सेपरेट करते हैं ऐड करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 24, 6 4 जो 24, 12 2 जो 24, 8 3 जो 24, तो 4 3 7 2 9, ये हो गया हमारा 9। 24 में से 9 गया 5, 15/24, 3 से काटो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 5/8। तो चौथे फ्रेंड का जो शेयर होगा वो क्या होगा 5/8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ये 10वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 3 पाइप्स ए बी सी सच दैट ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 घंटा। 3 पाइप है ए बी सी, ए बी मिल करके एक टैंक को 15 घंटे में फिल कर सकता है, बी एंड सी मिलके 18 घंटे में, एंड सी एंड ए मिलके उसे 30 घंटे में फिल कर सकता है। पूछ रहा है फाइंड हाउ मच टाइम पाइप ए अलोन कैन फिल द टैंक। ए अकेला उस पाइप को कितने, मतलब उस टैंक को कितने घंटे में फिल कर सकता है ये पूछा गया है। तो टैंक का जो कैपेसिटी है, मतलब वो हम लोग क्या मान सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, जरा सोचो 120, अगर 30 चौके 120, 18 नहीं आ रहा है ना, 180, 180 30 चौके 180, 18 180, 15 और 180, हाँ। तो हम लोग टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना लेते हैं 180 ले लेते हैं। तो अगर इफिशियंसी निकाले ए प्लस बी का तो 15 गुना 12, ये 12 हो जाएगा। अगर बी प्लस सी का निकाले इफिशियंसी 10 और सी प्लस ए का निकाले तो 6। ठीक है, अब इन तीनों की एफिशिएंसी को अगर ऐड किया जाए तो ये आएगा क्या 28, और इन तीनों का ऐड किया जाए तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आएगा 14। ठीक है, उस अब हमें निकालना क्या है, ए को कितना टाइम लग रहा है, मतलब ए की एफिशिएंसी पहले निकालनी होगी। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी में से इस बी प्लस सी को सेपरेट करना पड़ेगा, राइट। अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 14 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 है, तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई 4। तो ए को कितना टाइम लगेगा 180/4। तो अगर ये कैंसिल आउट हो जाए तो कितना होगा 4 चौके 16, 4 पंजे 20, मतलब 45 डेज, मतलब ए अकेला उस टैंक को 45 दिन में फिल कर सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन का हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस
साइन बी। और अगर एलसीएम तो ये हो गया, अब यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो यह क्या हो जाएगा, ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब देखो ए वाले पार्ट को एक जगह कर लो, बी वाले पार्ट को एक जगह कर लो न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर आ जाएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं बी वाले में, देखो बी वाला यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। और नीचे नीचे तो यही रहेगा सेम, कॉस ए प्लस कॉस बी, इसको ऐसे ही रहने देते, इसका भी कोई यूज नहीं है। अब देखो ये वैल्यू कितना होता है हमारा 1, और ये भी वैल्यू हमारा कितना होता है 1, 1 में से 1 गया 0। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 हो जाए तो फ्रैक्शन ही क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, अमन, आशीष एंड आनंद कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25, 50 एंड 40 days respectively. All of them started working, but Aman left the work 5 days before completion of the work. Find after what time Aman left the work from starting the work. ठीक है। अब देखो यहाँ तीन लड़के हैं, अमन, आशीष एंड आनंद। अमन 25 दिन में काम कर लेता है, आशीष 50 दिन में, और आनंद जो है वो 40 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल वर्क माने तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, 100 नहीं होगा, 200, 200 अगर ले ले तो, हाँ 200 से सब कैंसिल आउट हो रहा है। तो अमन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 25 अठे 200। आशीष की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 50 जो कि 200। और आनंद की क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। अब कह रहा है तीनों मिलके काम स्टार्ट करता है, लेकिन 5 दिन पहले, मतलब काम खत्म होने के 5 दिन पहले कौन छोड़ देता है, अमन लेफ्ट द वर्क, अमन काम छोड़ देता है, मतलब ये काम छोड़ देता है। तो लास्ट के इस 5 दिन में कौन दोनों काम करेगा, ये दोनों काम करेगा। तो इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 4 9, 9 बचे 45, मतलब वर्क कितना होगा, 45 वर्क। तो ये लास्ट के 5 दिन में 45 यूनिट काम हो रहा है। तो बचा हुआ काम कितना है, 200 यूनिट काम था, 45 यूनिट लास्ट के 5 दिन में होता है, तो घट के कितना हो गया, 255। मतलब इधर बचे हुए दिन में 255 यूनिट काम होगा। तो पूछ रहा है फाइंड व्हाट आफ्टर व्हाट टाइम अमन लेफ्ट द वर्क। तो अमन कितने दिन बाद काम छोड़ता है, तो यहाँ ये 255 दिन काम करने में जो टाइम लगा, उतने समय के बाद ही तो अमन छोड़ेगा ना। तो इसको काम करने में कितना समय लगा, तो टोटल वर्क 255 और टोटल इफिशियंसी कितना होगी, 8 4 12 5 17, राइट। इतना दिन लगा 255 यूनिट काम करने में, उसके बाद अमन छोड़ देता है। तो जो ये टाइम निकलेगा वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड टाइम होगा। तो 17 एकम 17, सॉरी यहाँ 155 आएगा, क्या घटा रहा हूँ, 155 सॉरी, 17 नमा 153, 153 9 9 पूर्णांक 2/17 मतलब आंसर आ रहा है, ठीक है। 17 नमा 153, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, सॉरी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो वाटर एंड मिल्क इन ए टी कप इज 4:5, मतलब वाटर है और मिल्क है, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:5। दूसरा जो कप है उसमें वाटर एंड मिल्क जो है वो क्या है, 3:8 के फॉर्म में, ठीक है। अब पूछ रहा है दोनों टी कप को मिक्स कर दिया जा रहा है, और मिक्स करने के बाद जो फाइनल मिक्सचर बन रहा है उसमें 142 मिलीलीटर क्या है, वाटर। तो पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फर्स्ट टी, मतलब हमें 5 यूनिट का ये वाला बिल, इसका बिल पूछ रहा है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कैपेसिटी हमें सेम दिया हुआ है तो उसको सेम बनाना पड़ेगा। तो 5 4 9 है, 8 3 11 है, तो सेम करने के लिए हमें इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 9 से। तो फाइनल जो रेशियो बनेगा वाटर एंड मिल्क का वो क्या बनेगा, 44:55, और इधर क्या बन रहा है, 27:72। अब अगर फाइनल मिक्सचर में हम लोग देखें तो वाटर का अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 4 11 के 1 बाकी 1 71, और मिल्क कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 5 12 127। अब बोला गया है क्या कि ये जो 71 यूनिट है ना, ये 71 यूनिट
किसके इक्वल है? 142 मिलीलीटर के। तो 1 यूनिट कितना होगा? 2 मिलीलीटर के इक्वल, राइट। अब पूछा क्या जा रहा है कि पहले वाले मिक्सचर में जो हमारा मिल्क है वो कितना होगा, राइट। तो मिल्क का यूनिट कितना है पहले वाले मिक्सचर? 55। तो 55 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 55 दूना 110 मिलीलीटर। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन 4 आवर्स आफ्टर ए पैसेंजर लेफ्ट। मतलब एक स्टेशन है, ठीक है। इसमें 4 आवर आफ्टर ए पैसेंजर, हाँ, 4 घंटे पहले ही एक पैसेंजर ट्रेन जो है वो निकल चुकी है, ठीक है। 4 घंटे के बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से निकलती है और ये हमारा पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। और 6 घंटे बाद जो है ना, ये एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन को क्या करती है? ओवरटेक कर लेती है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है स्पीड दिया हुआ इसका 122 किलोमीटर पर आवर। और द एक्सप्रेस ट्रेन ओवरटेक द पैसेंजर ट्रेन आफ्टर 6 आवर। मतलब यहाँ से जब ये खुलता है ना, उसके 6 घंटे बाद जो है ये इसे क्या करता है? कैच कर लेता है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को अगर हम लोग एक्स मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो 4 घंटे तो ये चल लेगा, अब बाद में 6 घंटे और चलेगा, मतलब 10 घंटे बाद अगर ये पैसेंजर ट्रेन भी यहीं से खुली है तो सबको पता है। तो पैसेंजर ट्रेन यहाँ से जो यहाँ गई उसे कितना टाइम लगा, कितना समय लगा यहाँ से यहाँ आने में? 10 घंटे, क्योंकि 4 घंटे पहले ये चली थी, 6 घंटे बाद ये इसे पकड़ता है। तो पैसेंजर ट्रेन का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो क्या हो जाएगा? 10 गुना x, मतलब ये डिस्टेंस हमें पता चल गया क्या है? 10 गुना x, ठीक है। और ये एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कितने घंटे चल रही है? 6 घंटे, क्योंकि 6 घंटे में ओवरटेक कर रही है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 72, मतलब 72 क्या? किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो x का भी स्पीड तो हमें पता चल गया। अब पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन एंड स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 120 और स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 72, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो 8 हो गया, ये 4 हो गया, 48 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन कितना ईजी था, छोटा था, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर एट प्रेजेंट इज 5:4। प्रेजेंट एज है फादर और मदर का क्या? 5:4, ठीक है। 4 साल पहले जो है, 4 साल पहले सन और मदर का जो एज रेशियो था वो 3:14 था, ठीक है। और 2 साल बाद सभी के एज का सम कितना होगा? 88 ईयर्स। तो पूछ रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। इसको मैं ऑप्शन से ही बनाने का ट्राई करता हूँ एक बार। सबसे पहले जो प्रेजेंट एज ऑफ मदर है वो क्या है? 4 के रेशियो में, मतलब 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 36 भी है, 32 भी है, 40 भी है। अब 4 साल पहले जो मदर का एज था वो 14 का मल्टीपल था, मतलब उसका रेशियो 14। तो 4 साल अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 36। तो 14 से डिविजिबल कौन है? ये है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये है। इट मीन्स प्रेजेंटेज ऑफ मदर क्या होगा? 32 ईयर्स। कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है द एवरेज स्कोर ऑफ रमेश इन 4 इनिंग्स इज 35 रन। तो इन चारों इनिंग मिला के रमेश को कितना स्कोर, रमेश कितना स्कोर करेगा? 35 इंटू 4 प्लस। अब इसमें इफ द रन स्कोर बाय रमेश इन द सॉरी एंड इन नेक्स्ट 3 इनिंग्स 50 रन, एवरेज उसका क्या था? 50 रन। तो 3 इंटू 50 प्लस if the run scored by Ramesh in 8th and 9th inning are 10 and 20 more than the run scored by 10th inning, then find the average score of Ramesh in 10 innings if the run scored by him in 10th inning is 40। अच्छा, 10वां जो है इनिंग में वो 40 रन बनाता है, 8वें में 40 से 10 मतलब 50, और 9वें इनिंग में 40 से 20 ज्यादा मतलब 60। तो ये टोटल स्कोर हो गया रमेश का 10 इनिंग में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 30 चौके 120 अब, और 5 चौके 20 मतलब 140 प्लस 50 दिया 150 प्लस ये हो गया 50, 6 5 11 11 4 15 मतलब 150 डिवाइड बाई 10। 10 से ये जीरो भी कट गया, ये जीरो भी, ये जीरो भी कट गया। तो 15 15 30 14 44। तो टोटल एवरेज कितना होगा? 44 रन होगा रमेश का 10 इनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज, ये जो लाइन ए बी इज पैरेलल टू डी एंड एंगल ए सी इज ए सी देखो कहा, ये एंगल हमारा कितना गिवन है 55 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी ई सी, ये एंगल पूछा है कितना होगा। सबसे पहले देखो ये दो अगर पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसको एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट कर रहा है, तो ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटर एंगल। अगर ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। साथ ही साथ हम लोग एक और रूल जानते हैं, एक सर्किल में अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर एक ट्रायंगल इस तरह का बना होता है, तो ये एंगल इस एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। तो अगर ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55। अब ट्रायंगल हम लोग सीईडी में देखते हैं, ठीक है। सीईडी में दो एंगल हमें मालूम है, दो एंगल का सम कितना हो गया 110 डिग्री। तो तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 70। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है अमित लूजेज 1/11 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 1/11 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग ए शर्ट इन रुपीज इतना, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितना है 200। अगर वो 200 रुपये में बेचता है तो उसे 1/11 लॉस होता है कॉस्ट प्राइस का। अगर इसका मतलब ये 11th यूनिट को हम लोग कॉस्ट प्राइस माने तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा लॉस। तो हम लोग जानते हैं लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, राइट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, राइट। तो यहाँ से अगर हम लॉस को 1 माने, सीपी को 11 माने, तो ये सेलिंग प्राइस आएगा। तो 10 यूनिट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 10 यूनिट का वैल्यू क्या है 200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया, तो सीपी का वैल्यू कितना हो गया, सीपी हो गया 11 गुना 20 220। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, द सेलिंग प्राइस इज 264, सेलिंग प्राइस हमारा 264 है। तो देखो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा 44। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 22 गुना 44 मतलब 20%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है इफ ए नंबर 345x2 is divisible by 11 then the value of x। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ऑड पोजीशन पे भी जो नंबर है उसको ऐड कर दो पहले, 5 2 7 थे 10, और इवन प्लेस पे जो नंबर है उसको सम कर लो, ये आ जाएगा 4 + x। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो, ये हो जाएगा 6 - x। अब ये डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 11 के मल्टीपल होने के लिए x को निगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू अगर -5 रखते हैं तो 11 हो जाएगा, -16 रखते हैं तो ये 11 हो जाएगा, मतलब 11 से मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम लोग 0 ही बना सकते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए x के जगह पे हमें 6 ही रखना पड़ेगा, मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 6। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें कह रहा है पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, if his income is increased by 20%, um, if his income is increased by 20% and expenses increased by 15%, his saving will be। अब देखो पर्सन स्पेंड 75%, 75% का अगर वैल्यू हम लोग फाइंड कर दिया जाएगा 3/4। मतलब अगर किसी व्यक्ति का इनकम 400 है उसमें से 300 वो क्या करता है एक्सपेंड करता है, मतलब एक्सपेंडिचर, ओके। अब इसमें से क्या करता है, इनकम इसका कितना इंक्रीज कर रहा है, इफ इस इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, इनकम 20% इंक्रीज कर दे तो ये कितना हो जाएगा 480। 20% मतलब 40 गुना 2 80, तो 80 जुड़ जाएगा। एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 15%, अगर इसका 15% हम लोग इंक्रीज करते हैं, 15% कितना हो जाएगा 30 15 45, मतलब 345, ठीक है। दिस सेविंग विल इंक्रीज बाय, अच्छा इसमें सेविंग कितना था 100 का सेविंग था, यहाँ सेविंग कितना हो गया 10 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया 4, सॉरी 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, 135। पहले सेविंग था 100, अब सेविंग हो गया 135, कितना इंक्रीज हुआ 35%। सिंपल सा इसमें दिख रहा है 35% का क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, ठीक है। तो
बने रहिए हमारे चैनल पे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस पाने के लिए, नए-नए तरीके सीखने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।